अस्सलाम वालेकुम। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए हैं और इसको बहुत ही खुशाइंद और एक वेलकम विज़िट कहना चाहिए। पाकिस्तान के अपने हमसाया ममालिक के साथ जितने ताल्लुकात में बेहतरी आए, गर्मजोशी आए और इलाकाई तिजारत जितनी बढ़े, उतना ही पाकिस्तान की मजबूती और इक़्तिसादी तरक्की के लिए बेहतर होगा। पाकिस्तान के बॉर्डर्स अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी सिचुएशन में है, कोई भी बॉर्डर का रुख हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान की तरफ हो, ईरान की तरफ हो, इंडिया की तरफ हो, वहाँ पर अमन कम ही देखने में नज़र आता है। और बाज़ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर ये जो लश्कर, जैश, सिपा, टीटीपी जैसी तंजीमें ऑपरेट करती हैं, तो वहाँ पर तो ज़िंदा रहना या वहाँ पर एक आम हालात में नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्ट करना और भी मुश्किल हो जाता है। और उन हमसाया ममालिक के साथ भी हमारे ताल्लुकात में ख़राबी आती है। तो ईरानियन विज़िट वेलकम विज़िट है और ईरान के दौरे के इस दौरान, ईरानी सदर के दौरे के दौरान मुफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत हुए हैं और इलाकाई तजारत को बढ़ाने के लिए, दो तरफ़ा तजारत को बढ़ाने के लिए $10 अरब तक ले जाने के लिए उसके ऊपर भी अंडरस्टैंडिंग हुई। MOUs पर दस्तखत किए गए। इस्लामाबाद में एक शाहराह को ईरान एवेन्यू का नाम दिया गया। तो तमाम ये जेस्चर्स जो दोस्ती के लिए वेलकम है, खुशाइंद है। पाकिस्तान में बाई इलेक्शंस हुए हैं, तो आज के प्रोग्राम का हमारा ज़्यादा फोकस उन ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से रहेगा। जब 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे थे, तो पूरे तकरीबन हमने पंजाब के कोने कोने, चप्पे चप्पे में जाकर देखा तो लोगों में एक बड़ी वाज़े हमें इंटेंट नज़र आती थी। और वो इंटेंट ये थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करना चाहते थे। इसमें कोई दो राय शक व शुबा था ही नहीं। कुछ चीज़ों के ऊपर हमें शक व शुबा था। शक व शुबा ये था कि उनकी तंजीम ज़्यादातर टूट चुकी थी। उनके कैंडिडेट्स अंडरग्राउंड थे, जो सामने आता था उसको पुलिस वाले या कोई और पकड़ के ले जाता था या गायब कर दिए जाते थे। कई कई FIR दर्ज हो जाती थी। तो उनका कोई भी, शायद ही कुछ चंद एक लोग होंगे जो आज़ादी के साथ अपनी कैंपेन कर सकें। अदरवाइज़ या वो अपनी ज़मानतें करवा रहे होते थे या अपने साथियों की ज़मानतें करवा रहे होते थे। इसी में ज़्यादा टाइम उनका गुजरता था। तो क्वेश्चन मार्क हमारे लिए एक था कि क्या ये लोग जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की हिमायत में नज़र आते हैं, क्या ये PTI को 8 फरवरी को जाके वोट डालेंगे? ऐसी पार्टी जिसके पास बल्ले का निशान भी नहीं है। इलेक्शन सिंबल्स, कोई चिमटा है, किसी का जूता है, किसी का बैंगन है, उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए ऐसी ऐसी निशानियाँ चुन के दी गई थी। अब मालूम नहीं कि उनकी मर्ज़ी और मंशा क्या थी। फिर इंतखाबात से पहले इमरान खान के ऊपर 3-4 केसेस में, ऊपर नीचे 3-4 केसेस के अंदर 30-32 साल की सज़ा, तकरीबन उस पैटर्न को दोहराया गया जो नवाज शरीफ के ऊपर आजमाया गया था। लेकिन हुआ ये कि 8 फरवरी को लोग निकले और लोगों ने जाके वोट डाला। हमारे सामने जो चीज़ वाज़े नहीं थी कि क्या ये लोग बड़ी तादाद में निकल के PTI को वोट डालेंगे। मेरी अपनी अजम्पशन थी कि अगर हाई 50s में परसेंटेज रहती है टर्न आउट की, तो फिर PTI बेनिफिट करेगी। लेकिन अगर ये 30s में हुई तो ट्रेडिशनली जो PMLN का वोट है वो उसको पड़ेगा, कुछ लोग जाके PTI को वोट करेंगे, तो PTI डिसएडवांटेज जाएगी। ये मेरी अपनी अजम्पशन थी जो 8 फरवरी को गलत साबित हुई। लोग बड़ी तादाद में निकले और बड़ी तादाद में जाके उन्होंने वोट डाला। और फिर 8 फरवरी वाला दिन इतना बुरा नहीं था। पहले प्री पोल बहुत कुछ खराबी हुई थी, 8 फरवरी का दिन मोर और लेस ठीक था। लेकिन इंतखाबात का जब ख़त्म होता है 8 फरवरी को, तो उस रात को और 9 वाले दिन फॉर्म 45 और 47 के साथ जो कुछ किया गया, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स जो थे, जो बज़ाहिर हमें लगता था कि लीड कर रहे होंगे, जीत रहे होंगे, इंतखाबी नताइज के बाद उनको हरवा दिया गया। ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है पाकिस्तानी इंतखाबात की, जिससे इंतखाबी अमल के ऊपर शकूक व शुबहात पैदा हो जाते हैं। अब ये जो 21 अप्रैल को इंतखाबात हुए हैं, इसमें दोबारा वो जो हमारी अजम्पशन थी कि हाई 50s में अगर परसेंटेज रहेगी तो PTI बेनिफिट करेगी, वो 21 फरवरी को आके उससे उलट साबित हो रही है। मेरे पास कुछ हलकों के दादोशुमार हैं, मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगा। द PP 147 लाहौर है, 13.97% टर्न आउट है, 13.97%। ये शहरी हल्के का 13.97%। PP 149 लाहौर है, 23.58%। PP 158 है, 39.96। PP 164 लाहौर है, 41.6। हल्का PP 266 45.78। शायद पंजाब वाले हल्कों में से जो बड़ी परसेंटेज है वो रहीमी खान में रिपोर्ट हो रही है। फिर PPP 290 डेरा गाजी खान 46.18 है। चले जाएं चकवाल में, PP 22 42.84, PP 32 गुजरात 44.45, PP 36 वज़ीराबाद 44.38, PP 54 नारोवाल 46.37। और भक्कर के अंदर सरप्राइजिंगली 64% टर्न आउट है। PP 139 शेखपुरा 43.9%। तो हमें एक चीज़ नज़र आई है बज़ाहिर, जो नज़र ये आता है कि 8-9 परसेंटेज पॉइंट टर्न आउट में डिक्लाइन है। और ये ऐसे मौके पर टर्न आउट में अंदर डिक्लाइन है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से कुछ ऐसी वीडियोज़ और कुछ इल्ज़ामात सामने आए हैं। और पतन ने एक रिपोर्ट भी जाया की है। पतन की रिपोर्ट से भी उस चीज़ को तक़वियत मिलती है जो PTI वाले इल्ज़ामात लगाते हैं। वो कहते हैं बैलेट स्टफिंग हुई है, फॉर्म 45 के ऊपर पहले से दस्तखत करवाए गए। और बाज़ हलकों के अंदर पतन वाले कहते हैं कि जो वोटर्स थे उनके हलके
उनकी कॉन्सेंट के बगैर उनके पोलिंग स्टेशन तब्दील कर दिए गए। उन्होंने एक एग्ज़िट पोल का भी हवाला दिया है, उस एग्ज़िट पोल के मुताबिक भी जिन लोगों ने वोट डाला है उनकी ज़्यादा तादाद कहती है कि हमने पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को वोट डाला, और कम तादाद कहती है कि हमने पीएमएलएन को वोट डाला। लेकिन पोलिंग रिज़ल्ट्स जो हैं वो लार्जली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को फेवर कर रहे हैं। वो जीत गए, अपनी जितनी नशिस्तें खाली की थी ना सिर्फ वो जीत गए, बल्कि एक दो नशिस्तें ऐसे हैं जैसे वज़ीराबाद वाली है, इसी तरीके से केपी वाली नशिस्त है, वहाँ जीता तो पीटीआई का ही वर्कर है, लेकिन पीटीआई के जो टिकट होल्डर थे वो हार गए, और इंडिपेंडेंट मुबारक ज़ेब जिनके भाई कुछ अर्सा पहले कत्ल कर दिए गए थे वो वहाँ से जीत गए। तो वो रिज़ल्ट्स ये ज़ाहिर करते हैं कि वो पीपीपी की, वो पीटीआई की फेवर में जो लहर थी जिसने लोगों को घरों से निकाला और पोलिंग स्टेशन तक ले जाया, और उन्होंने अपना कैंडिडेट ढूंढा, उसका इंतखाबी निशान भी ढूंढा और उसको वोट डाल के जितवाया, वो वाली वेव कहीं ख़त्म हो गई है, कुछ ऐसी तब्दीली आई है। अगर कहीं इरेगुलरिटी 8 फरवरी को थी, अब पहले से ज़्यादा हुई है, तो मेरे ख्याल में 8 फरवरी को जो कुछ हो सकता था उतना बुरा अब नहीं हुआ होगा, मोर और लेस उतना ही हुआ होगा। तो लेकिन नंबर्स की जो आउटकम है वो शो करती है कि शायद 8-10 परसेंटेज पॉइंट जो वोटर्स कम निकले हैं उसने पीटीआई को नुकसान पहुँचाया। क्यों ऐसा क्यों हुआ? फरवरी से अभी तक कोई ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा। शहबाज शरीफ इज़ अनपॉपुलर प्राइम मिनिस्टर, माजरत के साथ वो अपनी अभी तक कुछ ऐसा कर नहीं पाए जिससे लोगों के दिलों में उनकी हमदर्दी पैदा हुई हो। तो फिर लोगों के ये वोटिंग पैटर्न में चेंज क्यों आई? आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ शुरका हैं, आबिद शेर अली साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवान रकम, राजा साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ। राजा साहब, लाहौर के वो हल्के जो 8 फरवरी में लगता था कि डोमिनेट कर रही है वहाँ पीटीआई, उसमें आपका हल्का भी शामिल था। बाद में इंतखाबी नताइज के मुताबिक आप अभी तक जीत नहीं पाए, आप कोर्ट प्रोसेस के थ्रू उसको अपनी नशिस्त को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ नज़र आई है। ये जो वोटर्स के अंदर उनकी इंटेंट टू वोट है या मोटिवेशन टू वोट है उसमें कमी आई है, इसकी क्या वजह है? देखिए, एक तो वैसे ही ज़मीनी इंतखाब में टर्न आउट कम हुआ करता है, क्योंकि ज़ाहिर है 2-4 सीटों पे इंतखाब से हुकूमत पे तो फ़र्क नहीं पड़ना, हुकूमत तो जिस तरह भी बनी एक बन चुकी है। एक तो वो वजह थी, लेकिन दूसरी मैं आपको बताऊं, 2 वजूहात और हैं। मैं इस इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा रहा, देखता रहा कि क्या हो रहा है। 3 दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मेरी मौजूदगी में हमारी कॉर्नर मीटिंग्स पे जो कैंडिडेट्स थे हमला किया गया। मेरा ड्राइवर आज तक दहशत ज़दा है, इस बुरी तरीके से लोगों को मारा पीटा गया, खाम खा में बिल्कुल पुलिस दाखिल हुई अहाते में, और जो नज़र आया उसको चपेड़े मारी, डंडे मारे, गालियाँ दी और कहा खबरदार आइंदा तुम इधर आए, खबरदार किसी मीटिंग में तुम्हें हमने देखा। इन चीज़ों का मैं चश्मदीद गवाह हूँ। अगर आप एक कैंपेन के दौरान ये करते हैं, हफ्ते में 2-4 दफ़ा आप सरासीमगी फैला देते हैं, दहशत फैला देते हैं, तो आप लोगों को मायूस करते हैं, उनको आप इंतखाबी अमल से दूर रहने की तरगीब देते हैं। एक तो ये था कि एक खौफ का जो समा था वो इस कैंपेन के दौरान लाहौर में कम से कम मेरी नज़रों के सामने कायम रहा। इलेक्शन से एक दिन पहले भी, इलेक्शन वाले दिन भी ये बात उड़ती रही कि पोलिंग एजेंट्स को उठा लिया गया है, उनके ऊपर FIR'ें हो गई हैं गैर मुतल्लिक मामलात में। तो एक तो ये मामला था। दूसरा मामला ये कि इस कैंपेन के दौरान बारहा लोगों ने मुझे ये कहा कि देखिए राजा साहब, 8 फरवरी को क्या हुआ, हमने वोट आपको दिया, अब तो इस वोट की कोई वक़्त ही नहीं रही। और मैं समझता हूँ मनसूबा साज यही चाहते हैं कि इस मुल्क में लोग वोट डालना छोड़ दें, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से फॉर्म बनाया करें, फॉर्म 45, फॉर्म 47, और इलेक्शन का एक जो ढकोसला है वो हर 4-5 साल बाद करा के कह दिया करें कि इस मुल्क में तो जमहूरियत है, हम तो इलेक्शन भी कराते हैं। तो लोगों को जो एक तरह से इंतखाबी अमल से, इलेक्शन के अमल से मुतनफ़र करने का एक इरादा था, हो सकता है वक्ती तौर पर किसी हद तक वो कामयाब हुआ हो। तो इस मुल्क में एक बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि जमहूरियत को महदूद किया जाए, लोगों को जमहूरियत से दूर रखा जाए, जमहूरियत को, जमहूरी अमल को, सियासतदानों को बुरा नाम दिया जाए। मेरी एक और असेसमेंट है, वो हो सकता है आप उससे इत्तेफाक ना करें। मेरी असेसमेंट यह है कि जो पॉलिटिक्स की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद आज तक, उसने वोटर्स को डीमोटिवेट करने में रोल अदा किया है। इमरान खान को लोगों ने वोट डाला था इसलिए कि उनकी पार्टी जीत जाए। आपकी पार्टी जीती, ज़्यादा तादाद में नशिस्तें आपके पास थी, आपके पास ऑप्शन थी, आप हुकूमत साजी में जा सकते थे, पीपल्स पार्टी या किसी और को साथ मिलाते और हुकूमत साजी की तरफ चले जाते। आप नहीं गए, आपके वर्कर्स को
जो जिनको कैद या सोबतें बर्दाश्त करना पड़ रही हैं, उन सारों की रिहाई दिला सकते थे आप लोग हुकूमत में आके, आप उस तरफ भी नहीं गए। तो वो वोटर जिसने 8 फरवरी को आपको तमाम मसाइल के बावजूद वोट डाला था, आपके किसी कैंडिडेट को कैंपेन की इजाज़त नहीं थी। मैं निसार जट साहब की फैसलाबाद गया हुआ था, तो उनको छुपे हुए कहीं बेचारे फिर रहे होंगे, तो एक जगह उनसे इंटरव्यू का टाइम तय किया, और उसी रैली जहां उन्होंने जाके कहीं घरों में कोई एड्रेस करना था चंद लोगों से, पुलिस वाले वहां उसको पकड़ने पहुंच गए। कुरैशी साहब के बेटे को रात 12:30 बजे मैंने इंटरव्यू किया। 2 आपके कैंडिडेट थे, वो बेसमेंट में छुपे हुए थे, रात 10-11 बजे मैंने इंटरव्यू किया। तो 8 फरवरी से बुरी सूरत हाल 21 अप्रैल को नहीं थी। मेरे ख्याल में आप लोगों की जो पॉलिटिक्स है ना, कि आप हुकूमत साजी की तरफ नहीं आए, और वही एक जंगो जदल है पाकिस्तान के अंदर, मुश्किल है लोगों की ज़िंदगियों के अंदर, उसने लोगों को डीमोटिवेट कर दिया। देखिए, हो सकता है कि एक हिस्सा ऐसा हो वोटरों का जो चाहता हो कि हुकूमत बन जाए और तहरीक इंसाफ किसी भी तरह हुकूमत में आ जाए, लेकिन वो चले, हो सकता है उन लोगों को वक्ती तौर पे मायूसी हुई हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो तहरीक इंसाफ का फ़ैसला है कि अपने नज़रियात से हट कर हुकूमत नहीं बनानी, खा उसमें कोई फ़ायदा ही नज़र आए, फौरी फ़ायदा, लेकिन उसका मीडियम टर्म में और आइंदा मुस्तकबिल में मैं समझता हूँ इमरान खान साहब समझते थे, और इस पर बड़ी बहस भी हुई कि हमें फ़ायदा नहीं होगा, हमें अपने उसूल पे खड़े रहना चाहिए, हमने पावर पॉलिटिक्स नहीं करनी, हमने उसूल की पॉलिटिक्स करनी है। ये ठीक नहीं होगा कि हम उन लोगों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएं जिनको हम कहते रहे हैं कि हमारी उनसे ज़हनी हम आहंगी नहीं है, नज़रियाती हम आहंगी नहीं है, सिर्फ इसलिए कि हम पे एक मुश्किल वक्त है, मुकदमात हैं, उनको ख़त्म कराने की गर्ज से हम हुकूमत बनाएं, और हुकूमत बनाकर वही कुछ करें जो PDM की हुकूमत ने किया 16 महीनों में, कि अपने मुकदमात ख़त्म कराए। हम मुकदमात का अदालतों में सामना करेंगे, अदालतें खा कैसी भी हों, अदालतों के हवाले से हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन इसके बावजूद हम हुकूमत साजी के ज़रिए अपने मुकदमात ख़त्म नहीं कराएंगे। हम उनको अवाम की अदालत में रखेंगे, उनको जो कानून की अदालत है उनमें भी रखेंगे और लड़ते रहेंगे। ये इमरान खान साहब का फ़ैसला था जिसकी तायीद पार्टी की लीडरशिप ने की। तो हो सकता है इस फैसले से वक्ती तौर पर कुछ लोगों को मायूसी हुई हो, लेकिन ये एक मफरूज़ा है, ये आगे चल के देखेंगे कि सूरत हाल कैसे पैदा होती है। आबिद शेर अली साहब, आप क्या फरमाते हैं, ये एक फरवरी से लेकर अब तक ऐसी क्या काया पलट हुई कि जिसकी वजह से ये वोटिंग पैटर्न के अंदर हमें एक वाज़े चेंज नज़र आ रही, शिफ्ट नज़र आई, क्यों? नहीं, इतनी बड़ी चेंज नहीं हुई। देखिए, जब हुकूमत बन जाती है, मैं ज़रा सलमान अकरम राजा साहब मैं अपनी बात ख़त्म कर लूँ, फिर आप ज़रूर फरमाइएगा। बात ये मैं सिर्फ ये कहना चाहता था, जो हुकूमत वक्त होती है, सॉरी, वो लोगों को तरगीब देने की पोजीशन में होती है, पैसे देने की, प्रोजेक्ट्स की पोजीशन में होती है। जी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, मेरी माजरत जी, मेरी अर्ज़ ये है कि जी 2 माह की हुकूमत रही है, और माजी में भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मौलाना साहब, पता नहीं अल्लाह वास्ते का वहर है आपको शहबाज शरीफ साहब से, वो शुभ रोज़ मिन्नत करने वाले इंसान हैं, अनथक तरीके से, बिल्कुल पाकिस्तान की खातिर उन्होंने कड़वे डिसीजन लिए, इसमें कोई दो राह नहीं है कि उन्होंने रियासत बचाई है, कोई ज़ातियात की। और ये आपको पता है कि जैसे पहले केसेस उनके ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर, उनकी बेटियों के ऊपर बनाए गए। सलमान अकरम राजा साहब भी इन्हीं अदालतों में जाते थे जहाँ पे नवाज़ शरीफ साहब, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, उनकी बेटी जवेरिया और तमाम अफराद वहाँ पर पेशियों पर आते थे। और जिस तरह फिर एटीट्यूड होता था इमरान न्याजी का, तो वो किसी से ढका छुपा नहीं। और जिन हालात में हमने भी 2018 में मोहतरम सलमान राजा साहब इलेक्शंस लड़े, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। रात के अंधेरों में हमारे कैंडिडेटों को हरवाने के लिए शेख रशीद के मुकाबले में आप हमारे लोगों को सज़ाए मौत दे देते हैं, लोगों को उठा लेते हैं। नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को बाहर आने से 2 साल की मेहनत का ज़ाया होना, तो ये उस वक्त आप पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बने, आपकी जमात बनी जो आजकल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, तो वो उस वक्त वो तमाम साजिशों का मंबा बनी, गढ़ बनी, अमाजगाह बनी, जिससे पॉलिटिकल सिस्टम डिरेल हो, जहाँ पर मुस्तहकम जो जमहूरी हुकूमतें हैं उनका वो फेल हो। आपके दौर में ये पार्लियामेंट को हॉस्टेज किया गया, आपके दौर में पार्लियामेंट को एक शख्स के हवाले कर दिया गया जो आकर वो एजेंडा भी वही सेट करते थे, पार्लियामेंट भी वही चलाते थे। तो ये सलमान अकरम राजा साहब, आप ज़रा
मेहरबानी करके माजी में जाएं। मैं आपका एज ए लॉयर मैं आपकी बेहद एहतराम और इज़्ज़त करता हूँ, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसमें कोई दो राह नहीं। पॉलिटिकल डिफरेंसेस हमारे हो सकते हैं, लेकिन आप भी उसी एरा में रहे हैं जहाँ पर पॉलिटिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को विक्टिमाइज़ किया गया, हमारे लोगों को उठाया गया, मंशियात के केसेस बनाए गए। कौन सा जुल्म है जो हम पे नहीं हुआ? आबिद शेरल, ये तो सारी तारीख है जिसको आप दोहरा रहे हैं, लेकिन 8 फरवरी से लेकर 21 अप्रैल के दरमियान में ऐसा क्या हुआ कि लोग जो थे वो वोट डालने कम निकले और लाहौर के शहरी हलकों में वो तादाद बहुत ज़्यादा नीचे गिरी। मलिक साहब, एहतराम के साथ, ये मुस्लिम लीग नून ही की छोड़ी हुई सीटें थी जहाँ पर हमारे कैंडिडेट लड़ते हैं। हम भी पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा हैं और आपको पता है कि ज़ाहिर है कि जिनकी हुकूमतें बन जाएं फिर लोगों का जो एक रुझान होता है, ये जो बाई इलेक्शंस है, तो ये बहुत हट कर होता है, ये जाके 1.5-2 साल के बाद। मुझे थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ है। पंजाब में कहा जाता है जिसकी हुकूमत और लोग उसको वोट डालने निकलते हैं। आबिद शेर अली साहब, लेकिन अभी माजी करीब में ही ये इंतखाबात से पहले 25 नशिस्तों के ऊपर बाई इलेक्शन हुए थे। 25 नशिस्तें नून लीग या उसके इत्तेहादियों ने खाली की थी, लेकिन उसमें से आधी से ज़्यादा नशिस्तें आप लोग हार गए थे, पीटीआई वाले जीत गए। सर देखें, अर्सुल मौलवी साहब, इसमें मरियम नवाज शरीफ साहबा जो वज़ीर आला पंजाब हैं, दिन रात उनकी भी खदमात हैं सूबे के लिए भी, आवाम को रिलीफ देने। एक लोगों ने ओवरऑल एक जो आपका इम्प्रेशन होता है ना गवर्नमेंट का, डिलीवरेंस का, वो ट्रेंड सेट करता है जो शहबाज शरीफ साहब मरकज़ में और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा पंजाब में, और एक ही वज़ीर आला आपको इस वक्त फील्ड में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छी बात है, सिंध में भी काम होना चाहिए, बलूचिस्तान में भी होना चाहिए। मैं तो केपी वालों को भी एडवाइस करूंगा, गंडापुर साहब को, कि आज मैंने उनकी प्रेस टॉक सुनी तो जो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि चीफ मिनिस्टर के लेवल से एक थर्ड रैंक की जो खुशबू आए, जो आप इंतशार चाहते हैं, तो ये उनको अपना रवैया तर्क करना चाहिए। आपके केपी के अंदर आपको तीसरी मरतबा अल्लाह ताला ने इक़्तिदार दिया है और आपको डिलीवर करना चाहिए, बजाय इसके कि आप उनको शील्ड बनाकर आप पाकिस्तान के अमन को सबोटाज करें। ये वो अब सियासत नहीं रही, आप डिलीवर करें। आपको सूबे में परफॉर्मेंस का एक मरतबा फिर मौका दिया गया है, तो ये मलिक साहब मैं समझता हूँ कि ये हमारी कारकर्दगी है। वफाक में भी एक ट्रेंड सेट किया है मेहनत के साथ, एक अमली जामे पहनाने के लिए। वफाक में शहबाज शरीफ साहब हैं और सूबे में मरियम नवाज़ हैं, तो उसमें हमारी एक पूरी जो रुझान है नवाज शरीफ साहब की क़ियादत में सूबा पंजाब में खिदमत करना और वफाक में पूरे सूबों को इकट्ठा करके पाकिस्तान को के लिए बेहतर काम करना। तो मलिक साहब, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में देखेंगे कि इंशाल्लाह हम ना सिर्फ हम डिलीवर करेंगे बल्कि पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालेंगे। तो ये कोई ऐसी बात नहीं कि सलमान राजा साहब, जो 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले 3 केसेस का ऊपर नीचे इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसला हुआ था, मुझे लगता था कि लोगों को उसने मोटिवेट किया, लोग निकले हैं बाहर, और एंटी स्टैब्लिशमेंट फीलिंग पंजाब के अंदर मुझे पहली दफ़ा लगा कि लोगों के अंदर उसका असर नज़र आ रहा है। मुझे लोग निकल रहे हैं जाके गुस्से में वोट डाल रहे हैं कि नहीं, हमने वोट डालना है और जितवाना है। अभी बाज़ चीज़ों के अंदर मुझे लगता है कि जैसे इमरान का भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट था, वो छोड़ूंगा नहीं, मैं पीछा करूंगा सारी उम्र, तो ये वाले बयानात मुझे लगता है पॉपुलर नहीं हुए, ये काउंटर प्रोडक्टिव हो गए। हर चीज़ के अंदर आपको तवाज़ुन चाहिए होता है। उस वक्त एक सिंपथी वाला फैक्टर इमरान की फेवर में गया था। अभी मुझे लगता है कि लोगों की या तो बस हो गई है, उनका ख़त्म हो गई बर्दाश्त उनकी, और वो फ्रस्ट्रेट हो गए, तो या ये चीज़ें उन्होंने पसंद नहीं की, इसको रिजेक्ट कर दिया। ओ आसम मनीर, पीछा करूँगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं, ये स्टाइल मुझे लगता है इज़ नॉट पॉपुलर इन पंजाब परहैप्स। देखिए, इस एक ज़िमनी इंतखाब की वजह से आप कोई बहुत बड़े नतीजे अखज़ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि इमरान खान कह रहे हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं मार दूंगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बल्कि बारहा अब ये बात हुई है पार्टी के अंदर भी, और पार्टी के रहनुमाओं ने वो बाहर भी बात की है कि हम आगे सियासी अमल को लेकर चलना चाहते हैं, हम नज़रियात पे और उसूलों पर लोगों से गुफ्तगू करना चाहते हैं, और एक बड़ा फ्रंट जो है जमहूरियत की खातिर बिल्कुल बनाना चाहते हैं। चकज़ई साहब से बात हुई है, आप देखिए, एक शिया सुन्नी
इत्तेहाद हमने कायम किया है, तो हम माशरे के हर सतह पे जो ताकत है, सियासी ताकत है, उससे गुफ्तगू करना चाहते हैं, नज़रियात के ऊपर और उसूलों के ऊपर, पावर पॉलिटिक्स के लिए नहीं सिर्फ। तो ऐसी बात नहीं है। आप देखेंगे कि जो बयानिया आगे बढ़ के आएगा वो उस बयानिए से बहुत मुख्तलिफ होगा जो आप पेश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, आप ये याद रखिए कि जो कुछ 8 और 9 फरवरी को हुआ उस रात, वो हम भूले नहीं हैं। 16 सीटों की एक जमात हम कहते हैं, और हमें मौसूक है कि हम ठीक कहते हैं कि PML नून ने पूरे पाकिस्तान में 16 सीटें जीती हैं। उसकी बुनियाद पे आपने 1 2 तिहाई अक्सरियत रिजर्व सीट्स लेके भी दे दिए। तो एक इंतहाई मज़ाक़ा खेज़ ये सूरत हाल है, ये किसी सूरत भी स्टेबल सूरत हाल नहीं है। आप मत समझिए कि अवाम इस बात को मान गए हैं, इस सारी सूरत हाल को। आइंदा चंद हफ्तों में, महीनों में आप देखेंगे कि अवाम इस झूठ की सियासत को और इस मसनूई हुकूमत को नहीं मानेंगे। लिहाजा अभी बहुत जल्दी है ये कहना। इस दफ़ा भी वही हुआ। अच्छा सरवर बारी साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। अभी मैंने एक पतन का सर्वे कोट किया था, हर जगह से जी जी हर जगह से इस दफा फिर यही हुआ कि कैंडिडेट्स और उनके इलेक्शन एजेंट्स को RO के दफ्तर में दाखिल नहीं होने दिया गया। रात की तारीकी में फिर रिजल्ट मुरतब किए गए। तो ये तमाम जो एक तमाशा है, ये उसी तरह से चल रहा है और अवाम इसका जवाब देंगे यकीनन। सरवर बारी साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। 8 फरवरी ज़्यादा धांधली ज़्यादा था ओवरऑल, प्री पोल फॉर्म 45 47 के साथ 8 और 9 फरवरी को जो कुछ हुआ उसको मिला के, या 21 अप्रैल ज़्यादा बुरा था? दोनों का कंपैरिजन क्या कहते हैं? देखिए, बुनियादी बात यह है कि तकरीबन तमाम जो इलेक्शन ऑब्जर्वर ग्रुप थे हमारे समेत, हमने ये कहा था कि 2024 8 फरवरी के जो इंतखाबात हुए हैं उसका जो पोलिंग का अमल था वो रिलेटिवली बहुत ऑर्डरली था, लेकिन इलेक्शन के बाद यानी 8 फरवरी वाला दिन साफ सुथरा रहा। 8 फरवरी के दिन जो पोलिंग हुई वो बहुत बेहतर थी। आज जो कल हुआ है उसकी निस्बत कल तो इंतहा हो गई है। और हमें याद आ गया है क्या कि हुआ 1990 की दहाई में जो कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ है। मसलन बहुत सारी जगहों से हमारे जो अपने इलेक्शन ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है कि जो फॉर्म 45 उन्होंने पहले से ही दस्तखत करवाने की कोशिश की है और कई जगहों पे कामयाबी हुई है। बहुत सारी जगहों पर जो बैलेट कितने ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जहां फॉर्म 45 के दस्तखत पहले करवाए गए? हमारे पास कुछ फुटेज भी है, प्रोड्यूसर साहब जरा साइड पे चलाइए। वो कितने ऐसे पोलिंग स्टेशन आपकी नोटिस में है जहां फॉर्म 45 पर पहले दस्तखत करवाए गए? देखिए, कहा तो जा रहे हैं बहुत सारी जगहों पर, लेकिन मैं आपको जो मेरे पास फिगर्स हैं हमारे पास, क्योंकि अभी हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तकरीबन 12% जो हमारे रिस्पोंडेंट्स थे कल यानी इलेक्शन के बाद जो एग्जिट पोल हमने किया है उसमें 12% लोगों ने कहा है कि जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर उनके वो पोलिंग स्टेशन नहीं थे जो 8 फरवरी को थे, उनके पोलिंग स्टेशन ही चेंज कर दिए गए थे। इसी तरह कुछ 14% के लगभग जो एग्जिट पोल के रिस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने क्लेम किया है कि पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वो PTI और सुन्नी इत्तेहाद के जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो मौजूद नहीं थे। और इसी तरह बहुत सारी और जो मालूमात हैं मैं आपको बता सकता हूँ कि 10% लोगों ने कहा है कि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि वो किसी खास कैंडिडेट को वोट दें और किसी को ना दें। इसी तरह 12% रिस्पोंडेंट्स ने कहा है कि उनको शक पड़ा है कि इलेक्शन पोलिंग बूथ के अंदर रिगिंग का कुछ समा था। और इसी तरह 7% के करीब तकरीबन जो है लोगों ने कहा है कि जो उनको मुश्किलात पेश आई हैं वोट डालने में। वहाँ आपने एग्जिट पोल्स में लोगों से ये भी पूछा कि उन्होंने किस जमात को वोट डाला है, तो नून लीग और PTI की परसेंटेज क्या थी? मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 39% लोगों ने कहा है कि हमने वोट डाला है PTI और सुन्नी इत्तेहाद के कैंडिडेट्स को, और 25% लोगों ने कहा है कि उन्होंने PMLN को वोट डाला है। और ये तकरीबन जो तो ये नतायज उससे उलट क्यों है सर? जी, नतायज उससे उलट क्यों है? आप कह रहे हैं 39% ने PTI को डाला और 25% ने नून को डाला है, तो नतीजा तो जाहिर करता है नून लीग जीती है। नतीजा तो मलिक साहब आपको पता ही है कैसे चेंज होते हैं नतीजे पाकिस्तान में। बहुत आज नहीं है, बहुत अरसे से ये प्रैक्टिस जारी है। और जो हमारे रेस्पोंडेंट्स हैं वो 83% लोगों ने कहा है कि उन्होंने 8 फरवरी को वोट डाला था। और इसी तरह हमने ये भी पूछा कि उन्होंने 8 फरवरी को किसको वोट डाला था, तो तकरीबन यही रेशो नजर आ रही है, यानी कि वोट
वोटिंग के पैटर्न में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई, बिल्कुल उसी तरह वोट डाला है ब्रेक लोगों ब्रेक ने आ जिस गया जी, तरह करीब ब्रेक ले लेगा। वेलकम बैक। अभी कुछ नंबर्स इकॉनमी के ऊपर भी आपको बताता चलूँ। 619 मिलियन डॉलर का करंट अकाउंट सरप्लस रिपोर्ट हुआ है मार्च के महीने में। किसी डेवलपिंग कंट्री में आमतौर पर करंट अकाउंट सरप्लस नहीं होता, क्योंकि इंपोर्ट्स की ज़रूरियात हमेशा ज़्यादा होती हैं और एक्सपोर्ट्स उतनी होती नहीं, आमतौर पर खसारे में होता है। लेकिन पाकिस्तान एक अजीबोगरीब बहरानी कैफियत में, जिसके बायस हमारा रुपया भी गिरता जा रहा है डॉलर के मुकाबले में। तो बेस्ट अप्रोच यही है जिसको अपनाया गया है कि इंपोर्ट्स को कंट्रोल किया जाए, जिसके बायस हमारा जो खसारा है तजारती वो थोड़ा सा नैरो डाउन हो। अभी भी 15-16 अरब डॉलर है, पहले 9 महीनों के अंदर कमी नहीं है, लेकिन उसके नतीजे में जो रिमिटेंसेस साथ आती हैं तो करंट अकाउंट आपका पॉजिटिव हो गया। अब IMF की डील कंडीशनल है, वो साथ हो जाए और दोस्त ममालिक जो सऊदी अरब और UAE, कतर, चाइना से कोशिश की जा रही है कुछ पैसे आ जाए, तो उम्मीद है कि अगले 4-6 महीनों में थोड़ी सांस लेने की गुंजाइश पैदा हो जाए इक़्तिसादी सूरत हाल में। बहुत मुश्किल सूरत हाल है, आसान नहीं है, लेकिन लीडरशिप अभी भी हमारी आपस में लड़ाइयों में उलझी हुई है। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की तस्वीर आटे के थैले पे लगा के सोचा ये है कि शायद तरक्की का राज़ी है, और दूसरा 16 रुपये की रोटी के ऊपर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। हालांकि इस वक्त उससे बड़ा क्राइसिस ये है कि रूरल एरियाज़ के अंदर क्या जो किसान है उसको गंदम की कीमत पूरी मिल रही है। अगर गंदम की बुआई इस टाइम पूरी नहीं होती और उसको पूरी कीमत नहीं मिलती तो अगले साल अनाज की क्या सूरत हाल होगी, हम उस पर नहीं है गौर कर रहे। हम नवाज शरीफ का थैले की फ़ोटो छाप रहे हैं, वो भी सरकारी टैक्स पेयर्स के पैसे से, और दूसरा 16 रुपये के ऊपर तंदूर पे जाके तस्वीर चाह रहे हैं। अनफॉर्चुनेट है, ये दुरुस्त रवैया नहीं है। महंगाई कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन बिगर पिक्चर कभी नज़र से हटनी नहीं चाहिए। आबिद खैर अली साहब, क्या मौका नहीं है कि कुछ ब्रॉडर कंसेंसस बड़े पैमाने के ऊपर मफाहमत की तरफ चला जाए, लोगों का सोचा जाए कि लोगों को कैसे बचाना है, पाकिस्तान को आगे कैसे ले जाना है? पहले तो मैं ये बताता जाऊँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने हमेशा लोगों की खुशहाली के लिए काम किया, और मुझे नहीं पता कि क्या मामलात है। नवाज शरीफ साहब तो हमेशा पब्लिक फिगर रहे हैं, वो एक हमारे लीडर हैं। ज़ाहिर है वो मरी गए, उन्होंने एक तंदूर में जाके पूछा कि क्या हालात व वाक़यात है, तो ये कोई ऐसे ये खुशी की बात है कि लीडरान हमारे दफ्तरों में बैठ के काम नहीं करते, वो पब्लिक एट लार्ज वो लोगों में जाते हैं, अवाम में जाते हैं। जो आप लोगों ने एक परसेप्शन डेवलप की हुई है टीवी पे बैठ के जी कि PMLN का ग्राफ गिर गया, ये हो गया, वो हो गया। अभी मैं आपके वो जो ऑब्जर्वर थे, मैं उनकी बातों पे कईयों पे मुस्कुरा भी रहा था कि ये कैसे रिज़ल्ट अक्स कर लेते हैं, कैसे उसको इस तरह सर्वे हमारे भी हल्कों में होते हैं, हम भी जीतते हैं, लेकिन इलेक्शन में रिज़ल्ट उल्ट आता है। जैसे आप तहफ़्फ़ुज़ात की बात कर रहे हैं, क्या पता मलिक साहब 10,000 गुना मेरे ज़्यादा अपने तहफ़्फ़ुज़ात हों। हम तो एक लीगल प्रोसेस है, जैसे सलमान राजा साहब अदालतों में गए, हम भी गए हैं, हम तो डॉक्यूमेंट्स के साथ गए हैं, तो ये बात नहीं है। तो वो चीज़ें कोर्ट्स के अंदर डिसाइड करेंगी। तो एक ऑब्जर्वर जाना, एक रैंडम आप सर्वे कर लें 500-700 बंदे का, और उससे आप ट्रेंड सेट कर लें कि जी PTI जीत रही है, नून लीग को 25% को खुदा का खौफ करें यार, हम कौन सी दुनिया में रहते हैं। तो ये चीज़ें लोगों को आपको चाहिए एजुकेट करें। आप बात करते हैं, मैं अभी हंस रहा था कि ये कह रहे थे जी कि फॉर्म 45 पर पहले सिग्नेचर करा दिए। मलिक साहब, हम कोई कौन सी सेंचुरी में रहते हैं यार, वहाँ पे PTI के इतने शातिर लोग हैं, उन्होंने तो कैमरे भी लगाए होते हैं, वो तो छोड़ेंगे नहीं इस तरह की चीज़ें हो जाएं। अब आप कहकर आप जगहों पे कैमरे पे कैप्चर हुई हैं ये चीज़ें, एक सेकंड मलिक साहब, बाज़ जगहों पे ये मोबाइल पे रिकॉर्ड हुई हैं ये चीज़ें। अर्ज सुन ले, मेरी अर्ज सुन ले प्लीज़, अर्ज सुन ले। ये चीज़ें पंजाब में है, KP में भी रिज़ल्ट आया, कोई वहाँ पे अफरा तफरी नहीं है। सिंध में आता है, कोई नहीं बोलता। ये पंजाब में ही आखिर क्यों आप हमारे साथ ये एड़ी लगाते हैं? ये इलेक्शंस कमीशन का काम है कंडक्ट कराना, हमारा काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। पंजाब हुकूमत फैसिलिटेट करती है, वफाक फैसिलिटेट करती है। तो ये कोई ऐसे ही चीज़ों को आप कह देना, क्या पता उनकी खुद साख्ता ये वीडियो, खुद उन्होंने ये काम ड्रामा करे, तो ये ड्रामे होते हैं, पॉलिटिकली ये स्टंट बनते हैं। लिहाजा मेरी आपसे यही गुजारिश है कि हम तो इनको कहते हैं कि भी टेबल पे बैठे एक चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाएं, मुल्क को कराए। अब इलेक्शंस हो गए, बार बार नहीं है कि कल आप कहें कि जी एहतजाज करेंगे इलेक्शन नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा। आप टेबल पे बैठे, सलमान अकरम राजा साहब मैं आपसे मुखातिब हूँ,
इलेक्टोरल रिफॉर्म लाएं, जो जो आप समझते हैं कमी पेशी हैं। आप असम्बली का हिस्सा है, आपकी पार्टी असम्बली का हिस्सा है सुन्नी इत्तेहाद। आप पार्लियामेंट के ज़रिए एक ऐसा शफाफ इंतखाबात का बनाए कानून के कोई ऑब्जेक्शन रेज ना करे। तो काइंडली ये हमारे साथ भी होता, हम हार जाए तो हम कहते धांधली हुई, आप हार जाए आप कहेंगे धांधली हुई, सलमान राजा साहब, यूआई हार जाए तो सलमान राजा साहब, दो सवालों का जवाब दीजिए। एक तो ये मुफाहमत वाला ही, पहले मुफाहमत वाला जवाब आप दें। मुफाहमत क्या होनी नहीं चाहिए? पाकिस्तान को आगे चलाना है तो मुफाहमत तो करनी पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये हम बारहा कह रहे हैं कि उसूलों के ऊपर, नज़रियात के ऊपर, इशूज़ के ऊपर बिल्कुल गुफ्तगू होनी चाहिए, और कोई मैं समझता हूँ वजह नहीं है कि बहुत सी बातों पे हम इत्तफाक ना करें। मईशत को वाक़ियतन मैं समझता हूँ हमें चलाने के लिए बहुत सी बातों पे इत्तफाक करना होगा, एक समझौता भी करना होगा, और जो इस वक्त हो रहा है वो किसी सूरत मैं समझता हूँ मईशत के लिए कोई देरपा हल नहीं है। ये कहना कि हम कोई अपना असासा बेच देंगे किसी गैर मुल्की हुकूमत को तो उससे मुल्क दौड़ने लगेगा, मईशत में तरक्की आ जाएगी, कोई हमें 10 बिलियन दे देगा, 15, ऐसे नहीं चलते मुल्क। देखिए, मुल्क तब चलते हैं जब मुल्क की जो आवाम है, जो मुल्क के नौजवान हैं, वो अपना मुस्तकबिल इस मुल्क में देखें, वो तनदही से, जोश व खरोश से यहाँ पे अपनी ज़िंदगियाँ बनाना चाहें, या इन्वेस्टमेंट करें, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करें, कोई 50,000 की करे, कोई 2 लाख की करे, तो उससे मुल्क में एक तवानाई पैदा होती है। आप चीन को देखिए, चीन इसलिए नहीं उठा था कि किसी ने बाहर से आके वहाँ 10-20 बिलियन डॉलर खर्च कर दिए थे। 60 बिलियन तो 2015 से 2020 के दौरान सीपेक के तहत पाकिस्तान में भी इन्वेस्ट हो गए। क्या फ़र्क पड़ा हमारी मईशत को? मईशत को फ़र्क तब पड़ता है जब उसके अफराद, उसके रहने वाले जो लोग हैं, वो मईशत से जुड़ जाएं और अपनी ज़िंदगियों को, अपने बच्चों की ज़िंदगियों को इस मुल्क से और इस मुल्क की मईशत से मुंसलिक देखें। इस वक्त हमने मायूसी पैदा कर दी है। जो हमने इलेक्शन पर हमला किया है, मुझसे नज़र नहीं चुरा सकते। मैं मौजूद हूँ और जिस दिन तक मैं ज़िंदा हूँ मैं बताता रहूँगा कि उस रात क्या हुआ, किस तरह पाकिस्तान के इलेक्शन पर एक हमला हुआ, और वो हमला फिर 21 अप्रैल को हुआ। अब हमने बिल्कुल उसको एक फाइन आर्ट बना दिया है। उस दिन तो काट छांट हुई, फॉर्म 45 मज़ाक़ाखेज़ किस्म की हमें नज़र आए। अब इन्होंने ये किया है कि मुकम्मल तौर पे एक नया फॉर्म 45 जो है वो बना के वहाँ पे तब्दील कर देते हैं ताकि काट छांट नज़र ना आए। तो जो आप इलेक्शन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उससे जो मायूसी आप पैदा कर रहे हैं अवाम में, उसके बाद मईशत की तरक्की नामुमकिन है। हम कोई वो उस तरह की रियासत नहीं है जैसे चीन था या कोरिया था, जहाँ कभी सियासी आज़ादी थी नहीं, जहाँ कभी आज़ादी फ़िक्र नहीं थी, सियासत की आज़ादी नहीं थी, आज़ादी इज़हार नहीं थी, पार्टियाँ नहीं थी। वहाँ उन्होंने एक और दौर में एक टोटलिटेरियन या आप कह लीजिए एक सख्तगीर हुकूमत के तहत उन्होंने कुछ तरक्की की। लेकिन हम उस किस्म का मुल्क नहीं हैं, हम उस किस्म की कौम नहीं हैं। हम एक वो कौम हैं जो अपनी आज़ादियाँ, अपनी शख्सी आज़ादियाँ चाहती है। तो आपको इस कौम को आगे लेकर बढ़ना है, और अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी बनाना होगा, और उसी के ज़रिए चार्टर ऑफ इकानमी मैं समझता हूँ तश्कील होगा। जो एक मसनूई हुकूमत और एक मसनूई हम मईशत इस वक्त बनाना चाह रहे हैं, ये आप देखेंगे धड़ाम से नीचे गिरेगी और कुछ भी आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। सरवर बारी साहब, जो परसेंटेज ऑफ वोट्स कम हुई है वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे नज़र आती है। लाहौर में 13%, 20%, 22%। कौमी असम्बली के जो हल्के हैं उसके अंदर भी मैं देखता हूँ तो कंबर शहदाद कोट 22%, 22.79। NA119 लाहौर 19.12%। NA132 कसूर उसमें रिलेटिवली बेहतर है 45%। NA44 DI खान 24.5%। ये परसेंटेज वोट क्यों नीचे गिर गई है? टर्न आउट क्यों नीचे गिरा है? देखिए, जो हमने सलूक किया है 8 फरवरी के इंतखाबात में लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में वोट डाला था, और उस वक्त भी जो नेट को बंद किया गया, SMS सर्विस बंद की गई, और वो अंधेरा कायम कर और उसके बाद जो है वो सारे सब कुछ चेंज किया गया, लोगों की जो राय है उसको बदला गया, और उसके नतीजे में एक मायूसी फैली है। लेकिन ये कहना कि वोटर टर्नआउट कम हुआ है, तो वो तो हमारे सामने है। लेकिन इस वोटर टर्नआउट कम होने के बावजूद जो रेशियो है PTI या सुन्नी इत्तेहाद के जॉइंट कैंडिडेट्स के लिए और जो PMLN के लिए, और जो 8 फरवरी को हुआ था, उस रेशो में कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं पड़ा, वही रहा है। लेकिन जो अभी बात कर रहे थे सलमान राजा साहब और हमारे दोस्त जो आबिद शेर अली साहब, उनकी इतला के लिए है कि ये दुनिया भर में, चाहे अमेरिका हो, बरतानिया हो, चाहे इंडिया हो, हर जगह पर जो इलेक्शन ऑब्जर्वेशन की जाती है वो
ये नहीं है कि हर पोलिंग स्टेशन पर जाके बैठ के करते हैं, वो चंद हजार लोगों की इंटरव्यू करते हैं और उसकी बुनियाद पर एक नतीजा निकालते हैं, और आमतौर पर वो जो कहते हैं वो सही ही होता है। उसमें कभी कभार तो गलती का इम्कान हो सकता है, लेकिन आमतौर पर उनके नतायज और जो इलेक्शन के नतायज होते हैं उनमें कोई फर्क नहीं होता बड़ा। लेकिन ये कि बुनियादी बात ये ये है आपकी कि जब बात वोटर काफ़ी हद तक टर्नआउट सही है। कम होने के हम बाद इंतखाबात में तो जब ये मुख्तलिफ पंजाब के हलकों में जाते हैं तो करते यही हैं कि हम भी हर हलके में जाके 500-700 एक जगह से, 500-700 एक जगह से लोगों से रिस्पांस लेते हैं, कैमरा पे रिकॉर्ड करते हैं, वैसे इंटरेक्शन में पूछते हैं। आम तौर पर वो ट्रेंड को सही जाहिर करता है, गलत नहीं होता। 95% वो दुरुस्त ट्रेंड को जाहिर कर रहा होता है। 5% हो सकता है मेरी गलती हो, अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल है गलत होता है। इसी तरह आपके एग्जिट पोल्स का भी यही तरीकाकार है। जी जी बिल्कुल। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर ये जो ज़िमनी इंतखाबात को सही तरीके से करवाया जाता है, फ्री होते, फेयर होते, तो मेरा ख्याल है जो पोलराइजेशन जिसका भी जिक्र कर रहे हैं हम, हमारे सामने है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान पाकिस्तान के समाज के अंदर एक पोलराइजेशन बढ़ती जा रही है, उसको कम करने का ये बहुत सुनहरी मौका था जो मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ने और जो मुख्तदर हल्के हैं उन्होंने इस मौके को ज़ाया किया है। और उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो पोलराइजेशन है वो और ज्यादा गहरी होगी, और उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो नहीं आएगी। और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसकी आप मलिक साहब बात कर रहे हैं उसके होने की जो उम्मीद है, उसके होने के जो चांसेस है वो भी कम होते जाएंगे। अभी शेर अली साहब, आम तौर पर बड़े लीडर्स जो हैं वो ऐसे मौक़ों के ऊपर आगे आके तो इनिशिएटिव लेते हैं, रास्ता निकाला करते हैं। क्या ये टाइम नहीं है कि नवाज शरीफ जोड़ने के लिए आगे हैं, लोगों को जोड़ें, आगे के लिए रास्ता खोलें? देखें मलिक साहब, शहबाज शरीफ साहब ने बारहा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो नुमाइंदगान हैं वो अंदर बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत की बात की, और जिस तरह फिर आगे से रिस्पांस आता है और वो जो हम पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं, तो ये पार्लियामान बन चुकी है। मैं फिर यही रोने रप्पे रहेंगे। तो मैं जो साहब आपके ऑब्ज़र्वर हैं, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का एक सुनहरी मौका मिला था पीटीआई को जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे उस वक्त पिछली हुकूमत में। ये असम्बलियों से चले गए, इनको असम्बलियों से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था, बैठ के रिफॉर्म्स करते ताकि आगे आने वाले नस्लों के लिए हम एक सिक्योर सिस्टम। हम जब इक़्तिदार में होते हैं मलिक साहब, हमारे नज़रियात कुछ और होते हैं। जब हम अपोजिशन में आगे बैठते हैं तो हम बड़े हमदर्द बन देते हैं मुल्क के लिए। तो मैं सलमान अकरम राजा साहब से बिल्कुल ये कहूँगा कि आप बैठकर चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाएं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बनाएं, एक मुस्तकिल बुनियादों पर। जो भी हुकूमत आती है आगे आनी जानी रहती है, ये सदा इक़्तिदार तो अल्लाह का है। तो बैठ के पाकिस्तान को मद्देनज़र रखते हुए ये तमाम जो मसाइल हैं इलेक्शन समेत इकॉनमी के, जिसने भी जो भी माजी में किया, हम इल्ज़ामात की सियासत करेंगे तो नुकसान तो पाकिस्तान के गरीब का होगा, पावरलूम इंडस्ट्री का होगा, पाकिस्तान की इंडस्ट्री का होगा, पाकिस्तान के ताजरों का होगा, एक किसान का होगा। आए आप पार्लियामान के अंदर बैठकर एक ऐसी रिफॉर्म और चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाएं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाएं, आए बैठकर एक ऐसा चार्टर तय करें जिससे फिर आप और हम डिविएट ना करें। रिफॉर्म्स लेकर आएँ, आप जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएँ। आपके पास एक सुनहरी मौका है, आपको ये मौके शायद फिर बार बार ना मिले। हम बातें ही करते रहेंगे और इस तरह लड़ते रहेंगे आपस में। और ये इम्प्रेशन है जो लोगों के जो बाजे बजाए हैं उस दिन सदारती कि आप लोगों के अंदर पार्लियामान का एक बैड इमेज भेज रहे हैं कि ये पार्लियामान है पाकिस्तान की, जहाँ के अंदर आप जाके बाजे बजाते हैं, सीटियाँ बजाते हैं, जैसे राजा साहब से भी पूछ लें। तो ये बैठकर मुल्क की मफादात के लिए कोई ऐसे इकदाम करें कि ताकि लोगों को सुख का सांस मिले। राजा साहब, किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था। वो चार्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा अमल तो उसी दौर में ख़त्म हो गया था, क्योंकि तय ये किया था कि कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं करेगा या डील नहीं करेगा। उसी ज़माने में एनआरओ की टॉक्स पीपल्स पार्टी ने दुबई के अंदर शुरू कर दी थी। लेकिन एक दोनों के अंदर जो एक एक्रेमनी थी ना, वो जो एक बदले की इंतकामी कैफियत थी, उसमें कमी आ गई थी, बेहतरी आ गई थी, माहौल थोड़ा सा बेहतर हो गया था। क्या आप नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में बैठ के किसी ऐसे बड़े बिगर पिक्चर को देखते हुए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को नहीं साइन कर सकते?
देखिए दी मलिक साहब, मेरी नज़र में एक बड़ा मामला है जिस पे हमें इत्तफाक करना चाहिए। देखिए जो रिफ़ॉर्म है, इलेक्टोरल रिफ़ॉर्म, मैं समझता हूँ हमारे कवानीन में कोई बहुत ख़राबी नहीं है। 18वीं तरमीम आई, उसके बाद 2017 का एक्ट आया, उसमें सब जमातों की शमूलियत हुई। और अगर आप इन कवानीन को देखें तो कागज़ पे तो ये बहुत ठीक ठाक है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल एक खुद मुख्तार इदारा है। इसी तरह जो हमने इलेक्टोरल रिफ़ॉर्म 2017 में किए वो ठीक ठाक हैं। उसमें ये लिखा है कि वहाँ एक EMS सर्विस होगी, ठीक ख़त्म होते ही पोलिंग जो है, पोलिंग स्टेशन से जो फॉर्म 45 हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली भेज दिए जाएंगे इलेक्शन कमीशन को। उसमें हम डाल सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स को भी चले जाएं, वो कैंडिडेट्स को भी चले जाएं। फिर वहाँ ये लिखा है कि जब कंसोलिडेशन करेगा RO रिटर्निंग ऑफिसर, तो जो कैंडिडेट्स हैं वो मौजूद होंगे, उनकी मौजूदगी में फॉर्म 45 खोले जाएंगे। फॉर्म 47 जो है, यानी कि तमाम पोलिंग स्टेशंस का जो नतीजा मुरतब करना है वो उनकी मौजूदगी में होगा। तो ये सब कुछ तो लिखा हुआ है, इस पे आपने मज़ीद रिफ़ॉर्म क्या करना है। लेकिन दर हकीकत ये होता है कि हर इलेक्शन में इंटरनेट ख़राब हो जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है। ख़राब नहीं होता बल्कि उसको एलानिया तौर पे बंद किया जाता है ताकि फॉर्म 45 जो हैं उनकी तरसील ना हो सके। फॉर्म 45 जब लेकर आते हैं पोलिंग एजेंट RO साहिबान के पास, तो वहाँ कैंडिडेट्स को निकाल दिया जाता है, पुलिस को इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ गुंडागर्दी की जाती है, मारा पीटा जाता है लोगों को। तो कौन सा लास्ट रिफॉर्म है मिनट जो है, हम कोई कागज़ तजवीज़ पे देंगे आप लिखेंगे राजा साहब, जिसमें क्या करना चाहिए? देखिए इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम तमाम जमातें जो हैं ये फ़ैसला करें कि हमने जमहूरी अमल को चलने देना है, और जो लोग जमहूरी अमल पे हावी होना चाहते हैं हमने उनके साथ नहीं ताउन करना और इस ज़रिए से हुकूमत हासिल नहीं करनी। तो पहला अमल मेरी नज़र में जो पाकिस्तान की तारीख़ को और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बदल सकता है वो ये है कि हम तमाम जमातें आएँ और बैठें और मानें कि माजी में हर इलेक्शन में गलतियाँ हुई हैं। हर इलेक्शन में किसी न किसी जमात ने यह तवक्को की है कि उसको पुश्तपनाही हासिल हो बालादस्त तबकों की, और उनकी पुश्तपनाही से वो हुकूमत बना सके। आए ये मान के हम आगे बढ़ें और एक नया इलेक्शन मैं समझता हूँ हमें कराना चाहिए जो वाक़तन शफाफ हो, जिसमें लोगों को धक्के मार के RO के दफ्तर से ना निकाला जाए, जिसमें इंटरनेट ख़राब ना हो, जिसमें ये कुछ भी ना हो, कैंपेन के दौरान लोगों को मारा पीटा ना जाए। फिर हम देखेंगे कि क्या सूरत पैदा होती है, और उसके बाद बैठ कर हम मैं समझता हूँ बिल्कुल मुफाहमत से सियासत भी चला सकेंगे। चार्टर ऑफ इकॉनमी भी होगा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी होगा। सलमान नकब राजा साहब, आबिद शेर अली साहब और सरवर बारी साहब, शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।